हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 30 मार्च का हम हिंदू एनालिसिस देखेंगे और एडिटोरियल और हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कम्प्लीटली हम इसको देखेंगे। तो आज उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है वैसे आज, तो उसको हम जो 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपका एग्जाम के लिए उसको हम देखेंगे डिटेल में। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस न्यूज़ को वीडियो को लास्ट तक देखें। जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपका इसका कवर हो जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्कीम्स है, उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। तो पहला जो आपका न्यूज़ है, लेस देन 6% ऑफ हाउसेस अंडर पीएम आवास योजना ग्रामीण कंप्लीटेड दिस ईयर। तो ये बेसिकली जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को यहाँ पे रिपोर्ट दिया गया था मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो 6% जो बेसिकली जो टारगेट है उसका 6% ही हाउस जो है इस साल कंप्लीट हो पाया। रीजन था आपका कोविड और बाकी सारा कुछ 2021 के लिए। ये स्कीम का और भी कुछ बेनिफिट है इसका। बेसिकली ये स्कीम क्या है इसको मैं बताऊंगा अभी। तो इस स्कीम्स का बेनिफिट भी हुआ कि स्कीम टू प्रोवाइड, कुछ स्टेट्स ने इसको यूज करके ना माइग्रेंट्स लेबर जो वापस हुए थे कोविड के क्राइसिस में अपने घर में आए थे, उनको जॉब भी मिला इस स्कीम की तरफ से। तो ये भी इन्होंने बताया है। तो ये टारगेट बताया इन्होंने कि फाइनेंशियल वाइज कितना टारगेट था ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण का, कितना हाउसेस कंप्लीट हुआ। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कितना टारगेट था, कितने कितने हाउसेस कंप्लीट हुए, कुछ साल ज़्यादा हुए हैं, कुछ साल बहुत कम हुए स्टार्टिंग में। तो इस तरह से बेसिकली ये फाइनल जो है हाउसेस कितना हुआ है। कुछ स्टेट्स में एक सिंगल हाउस भी नहीं सैंक्शन हुआ फाइनेंशियल 2021 में, गेट जो सैंक्शन हुआ कंप्लीट हुआ। तो टोटल 1 करोड़ 27 लाख हाउसेस, हाउस घर जो है वो बने इसमें जनवरी 28 तक। इसके अलावा तो इन स्कीम के बारे में क्या ये आपको जानना जरूरी है। स्कीम बेसिकली ये जो आवास योजना ग्रामीण है ये अप्रैल 2016 में लॉन्च हुई थी। इसका टारगेट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि पक्का हाउसेस विथ बेसिक एमिनिटीज टू ऑल रूरल फैमिलीज, सभी रूरल फैमिलीज को दिया जाएगा पक्का घर। और इसमें बेसिक फैसिलिटीज हो, जैसे टॉयलेट वॉयलेट हो आपका। हुआ वैसे फैमिली जो होमलेस है या कच्चा घर में रह रहे हैं या खराब घर में रह रहे हैं, बाय कब तक का टारगेट इसमें, मार्च 2022 तक सभी लोगों को, सभी रूरल, ऐसी रूरल फैमिली को, बेनिफिशियरी को घर दिलाना। तो ये टारगेट था। अभी टारगेट है ना इसमें 1 साल है, देखते कैसे अचीव होता है। लेकिन उन्होंने भी, मिनिस्ट्री ने कहा कि जो पेंडेमिक के कारण कुछ डिले हुआ। इसके अलावा इन्होंने बोला कि स्कीम का जो हमने देखा अभी एक और जो फायदा हुआ, जो तो वो जो अदर फायदा हुआ है, कुछ स्टेट जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर ज़्यादा आए हैं, उनको वहाँ पे इस स्कीम के कारण जॉब मिला है। इन्वॉल्व इन मशीनरी एंड लेबर वर्क, तो जॉब दिया गया इस स्कीम के थ्रू जो वापस आया पेंडेमिक में। तो ये एक फायदा इन्होंने बताया। तो ये स्कीम क्या है ये थोड़ा डिटेल में आप जान लीजिए। ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखती है इसको, जो हम सेंट्रल मिनिस्ट्री है। जो इंदिरा आवास योजना थी पहले, उसी को रिस्ट्रक्चर करके एक ना उसमें कुछ चेंजेस करके इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1/4/2016 से, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें कॉस्ट शेयरिंग की बात करें तो है ना, सेंटर स्टेट दोनों इसका कुछ कुछ कॉस्ट बियर करती है। 60-40 का है प्लेन एरियाज में 60% सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कॉस्ट बियर करेगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट। और अगर नॉर्थ ईस्ट या हिमालयन स्टेट्स का बात करें, उसमें 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसका कॉस्ट देगी और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो जैसा हमने देखा, इसका और स्कीम का एक तो है कि घर देना, पक्का घर देना, जो भी है ना होमलेस है या जिनके पास अच्छे घर नहीं है, तो वैसे लोगों को घर देना रूरल एरिया में। उसके अलावा जो इसमें कुछ स्कीम्स में जो पॉइंट्स है, वो है कि जो ट्रेनिंग ऑफ रूरल मैसन, जो रूरल जो घर बनाने वाले वैसे लोग हैं उनको ट्रेनिंग देना, ताकि उनका वर्कमैनशिप इंप्रूव हो सके, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंप्रूव हो सके। और एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग अवेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन, इससे क्या होगा, जो स्किल उनको मिलेगा ट्रेनिंग के बाद, वो स्किल्ड हो जाएंगे तो उसका अवेबिलिटी जो है बढ़ जाएगा। वैसे जो कामगार का संख्या बढ़ जाएगी और एम्प्लॉयबिलिटी भी उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग मिलने के बाद वो ट्रेंड हो जाएंगे, एक तरह से स्किल्ड हो जाएंगे, तो उनको जॉब मिलना भी, कहीं पे शहरों में भी काम मिलना आसान हो जाएगा। तो ये सारा बेनिफिट है स्कीम का, इस अदर देन घर देने का जो है। बेनिफिशियरी कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा, तो ये बेसिकली जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था 2011 का, उसके बेसिस पर किया जा रहा है। और सब्जेक्ट टू 13 पॉइंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इसके अंदर में है। और वो ग्राम सभा उसके बाद वेरीफाई करती है, तो उन लोगों को ये घर इसमें मिलता है। तो ये पूरा स्कीम है, इसको आप नोट डाउन कर ले अपना। जो स्कीम का आपका जो सब टॉपिक है, उसमें ना आपका जो नोटबुक है उसमें आप नोट डाउन कर ले इस स्कीम के बारे में। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है, कुछ बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। तो एडिटोरियल में जो पहला आपका है, पोलराइजेशन इन द टाइम ऑफ
डिस्पोजेशन। तो ये बेसिकली श्रीलंका को लेकर के है। श्रीलंका में जो अभी जिनेवा में यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल ने जो उसके अगेंस्ट में एक तरह से वोटिंग की है, वोटिंग हुई है ह्यूमन राइट काउंसिल में, 22 लोगों ने इस रेजोल्यूशन के फेवर में किया है, इंडिया एब्सटेन किया था इसमें। तो इसके अलावा इन्होंने बेसिकली बताया है श्रीलंका का इकोनॉमी के बारे में, कैसे कैसे है ना वहाँ पे इस्लामोफोबिया का टेरर अटैक हुआ है, माइनॉरिटी ग्रुप्स कैसे रिप्रेस किया गया है, तो उन सब चीज़ों को बताया। यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहे अगर तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट आपका जो एडिटोरियल है, व्हाट कुड बी ड्राइविंग मुंबई कोविड सर। तो ये मुंबई का जो कोविड, मुंबई या महाराष्ट्र में कहे तो कोविड जो बढ़ रहा है उसको लेकर के इन्होंने एक आर्टिकल है कि कैसे क्या रीजन हो सकता है, ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया, स्पेकुलेट किया है एक तरह से बेसिकली। तो इन्होंने अभी तक डेटा जो क्या बता रहे, पहले उन्होंने बताया कि फर्स्ट केसेस हैव सॉर्ट ऑफ डबलिंग एवरी वीक और सो। तो ये जो स्पीड है जो केसेस बढ़ने का वो काफ़ी हाई है। अगर आप कंपेयर करें तो अप्रैल पिछले साल जब स्टार्ट हुआ था उस समय का जैसा स्पीड था उस समय वो अभी हमें देखा जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है अभी भी इस समय में कहे तो। अब पहले कहा जाता कि ऐसे उन्होंने सीरो सर्वे का भी बताया एग्जाम्पल, सीरो सर्वे हुआ था तो उसमें पाया गया था कि तकरीबन आधे पॉपुलेशन जो मुंबई का वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उन्हें उनमें इम्यूनिटी आ जानी चाहिए थी। तो फिर उसके बाद इतना इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, इतना इन्फेक्शन क्यों बढ़ रहा है। इफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इम्यून देन वन इन्फेक्टेड पर्सन टिपिकली इन्फेक्ट्स ओनली हाफ ऑफ द नंबर दे अदरवाइज वुड। तो ये अगर आधा पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है तो वो इम्यून है, तो वो इसका मतलब है कि आधे लोग ही इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो इतना इन्फेक्शन रेट कैसे बढ़ रहा है। इसका बेसिकली इन्होंने कुछ अपना कारण अपने हिसाब से बताया है। पहला इन्होंने बताया है कि लोग जो बेसिकली नेटवर्क में ही आप इंटरेक्ट करते हैं, आपका जो ऑलरेडी जो सेटअप नेटवर्क है लोगों का उसी में इंटरेक्ट करते हैं, रेंडमली हम इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो हो सकता है जो नेटवर्क जिसमें फैल रहा है जहाँ पर वहां पे इम्यून वो लोग पहले इन्फेक्ट नहीं हुए हों, वैसा ही नेटवर्क में वो फैल रहा है, हो सकता है ऐसा। दैट मीन द स्प्रेड कैन बी अनइवन, अनइवन स्प्रेड है, मतलब रैंडम स्प्रेड नहीं है। कुछ कुछ नेटवर्क्स ऑफ लोगों में ही वो फैल रहा है, ऐसा इनका मानना है। सम पॉकेट्स ऑफ सिटी मे हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनस्कैर्ड अर्लियर एंड वनरेबल। तो जो कुछ पॉकेट्स हो सकता है जो कि पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ जहां पर, वही उसी पॉकेट्स में हो सकता है अभी ये बढ़ रहा है केस। ये पहला इन्होंने रीजन अपना दिया है। दूसरा इन्होंने कहा है वेरिएंट्स का, हो सकता है वेरिएंट्स के कारण जो भी हम देख रहे हैं, यूके वेरिएंट हो गया, डबल वेरिएंट जो इंडिया में आ रहा है, डबल म्यूटेड वेरिएंट्स, डबल म्यूटेशन वेरिएंट, इनके कारण हो सकता है कि बेसिकली बढ़ रहा हो। ये सेकंड रीजन इन्होंने बताया है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि री इन्फेक्शन के केसेस ज्यादा आ रहे हों। दिस माइट ऑकर इफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू इन्फेक्शन वेन्स ओवर टाइम। ये सकता है पिछला जो इन्फेक्शन हुआ हो उसके कारण जो इम्यूनिटी बढ़ी हो, आप लोगों में आई हो सकता है वो धीरे धीरे चली गई हो, तो री इन्फेक्शन केसेस भी हो सकते हैं। तो ये 3 केसेस कारण इन्होंने बताया है। लेकिन इन्होंने बताया कि रिकॉर्डेड डेथ जो है वो उतना अच्छा नहीं है, ज़्यादा डेथ रेट कम है। तो ये हो सकता है कि मे बी इन्फेक्शन जो है ऑलरेडी जो इम्यून लोग हैं उनको हुआ हो, तो ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ हो उस केस में। तो मल्टीपल फैक्टर इन्होंने बताया, अनइवन स्प्रेड हो गया, ओपनिंग ऑफ द सिटी, प्लेइंग और न्यू वेरिएंट्स और इन्फेक्शन। तो ये 4 के आधार में बताया, ज़्यादा तो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली एक स्पेकुलेशन है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये नेक्स्ट आपका जो एडिटोरियल पीसफुल स्टार्ट, ये बेसिकली जो है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को लेकर के है कि वहाँ वायलेंस नहीं हुआ, बाकी कुछ इलेक्शन बेसिकली है, ये आपको एग्जाम के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है बीटिंग द बेस्ट, ये भी एडिटोरियल है। इसमें बेसिकली जो इंडिया ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि सारे फॉर्मेट में इंग्लैंड को हराया है, तो उसको लेकर के यहाँ बेसिकली बताया गया है। तो इसको ये भी कुछ खास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल जो है इंडियन हिस्ट्री एंड द डिस्टॉर्टेड नैरेटिव्स। ये बेसिकली जो है राइटर ने जो यूजीसी का नया डॉक्यूमेंट आया है, जो यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बेसिकली नया लर्निंग नया करिकुलम उन्होंने दिया है, बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। ये बेसिकली फ्रेमवर्क है जो कि जिस बेसिस पर अलग अलग कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट के लिए यूजीसी जो है करिकुलम चेंज कर रही है। ये कुछ फ्रेमवर्क है जिसमें आपने सुना होगा पहले क्रेडिट बेस्ड सिस्टम भी आया था तो वो इसी का पार्ट है। तो इसमें इन्होंने बेसिकली हिस्ट्री पे फोकस किया है, इसके अंदर जो हिस्ट्री का करिकुलम उस पर बेसिकली राइटर ने फोकस किया है, बाकी बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं। तो इन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या है, पहला डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट ए स्टूडेंट बॉडी दैट विल कम्पीट ग्लोबली। तो जो ग्लोबली कम्पीट कर पाए वैसे स्टूडेंट को क्रिएट करना, और जो अवेयर रहे अपने ग्लोरियस पास्ट को लेकर के। तो हिस्ट्री का मैंने कहा हिस्ट्री पे फोकस इस ऑडिटोरियल का।
तो ग्लोरियस पास्ट को उनको पता रहे और उसके बेसिस पर कम्पीट कर सके ग्लोबली। तो डॉक्यूमेंट इज ए पॉलिसी डायरेक्टिव टू मोल्ड अंडर ग्रेजुएट हिस्ट्री एजुकेशन टू दिस इन। तो अंडर ग्रेजुएट हिस्ट्री जो करिकुलम है अभी कोर्स है उसको उस तरह से चेंज करना, ये बेसिकली इस जो डॉक्यूमेंट है LOCF लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका यही ऑब्जेक्टिव है आपका। लेकिन ये कुछ गोल अपना नहीं कर पाएगा, इसका इन्होंने वैसे डिमेरिट, इसमें जो फॉल्ट्स है उसको बताया इन्होंने। पहला इसमें बताया कि आइडिया ऑफ भारत इसमें कहा है, पहला चैप्टर एक तरह से जो चैप्टर है इसमें एक आइडिया ऑफ भारत करके, जिसमें कि सीक टू स्टडी प्रिमिटिव लाइफ एंड कल्चरल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया के लोगों का प्रिमिटिव लाइफ और कल्चरल क्या था उसको देखता है, पढ़ता है। लेकिन सेपरेट, लेकिन ये हमारा एंशिएंट इंडिया का जो है आपका पीरियड है 550 CE तक, उससे सेपरेट है ये तरह से। इसमें बहुत सारी चीजें को जो हटा दिया गया है। भारत इज एक्सक्लूशनरी कंसेप्ट इस सब्जेक्ट में। लिटिल स्पेस फॉर लैंड एंड पीपल ऑफ साउथ, इसमें साउथ इंडिया के जो लोग है या कल्चर है उसको नहीं रखा गया, इसमें पढ़ाया नहीं जा रहा है। ऑफ द विंध्या के नीचे जो हो गया, और या फिर ईस्टर्न पार्ट जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट, इसको भी इसमें एक्सक्लूड किया गया है। तो ये एक फॉल्ट उन्होंने बताया पहला, कि पूरी इंडिया को, पूरे भारत को ये कवर एक तरह से नहीं करता है। इसके अलावा जो करिकुलम में चेंजेज इन हिस्ट्री ऑफ मैप थ्रू राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स, इसमें बेसिकली राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स किया गया है। ज्यादातर इसमें जो चीजें हैं, प्री ऑक्यूपेशन विथ वायलेंस एज ए मोटिव फोर्स फॉर चेंज, तो इसको बेसिकली इसमें दर्शाया गया है कि वायलेंस ही मोटिव फोर्स रहा चेंज का। जो राइज इनको एम्पायर आया, नया एम्पायर आया, दूसरे एम्पायर आए, तो उसमें वायलेंस को ज्यादा ये बेसिकली इसमें मोटिव दिया गया है, ज्यादा प्री ऑक्यूपेशन इसमें है। वेदर इट इज थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ आर्यन इन्वेजन, जैसे उन्होंने कहा तैमूर का, बाबर का, तो सब में वायलेंस को बेसिकली इन्होंने ज्यादा तवज्जो दी है सारे ये राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स में। तो ये दूसरा इन्होंने बोला कि जो गलत है। बाय ब्रिंगिंग दिस टर्म बैक इनटू करिकुलम, द यूज द करिकुलम अनडूज द वर्क ऑफ जनरेशन ऑफ हिस्टोरियन। तो इसमें बेसिकली जो है कॉलोनियल टर्म्स को जो है यहाँ पे ज्यादा यूज किया गया है। तो जो जो जैसे कि आपने कहा इसमें टर्म्स जैसे कि आर्यन एज, हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम रूल्स, बट ये जो है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में यूज किया गया था। कॉलोनियल टर्म्स के जो समय के जो राइटर्स थे, कॉलोनियल माइंडसेट के जो राइटर्स थे, उन्होंने ऐसा टर्म्स को यूज किया था। तो उस चीजों को आप फिर से यूज करके जो बेसिकली एक कहना जो हमने जो चीजों को हटाने की कोशिश की है, डिवाइडेड सोसाइटी को हटाने की कोशिश की है, वो फिर से आप इसको लेके आ रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए। तो ये जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज की गई, टर्म्स यूज की, वो सही नहीं है। ये तीसरा इन्होंने बताया है। उसके अलावा इट ट्रीट्स द हिंदू सोसाइटी एंड द मुस्लिम सोसाइटी एज डिस्क्रीट एंटिटीज इन द मीडिएवल पास्ट। तो इन्होंने बेसिकली दोनों सोसाइटी से डिवीजन का हमने बात की, कॉलोनियल टाइम्स में जैसा हुआ था, उसी तरह हिंदू सोसाइटी मुस्लिम सोसाइटी को अलग अलग मान रहे हैं यहाँ पर। तो डिवीजन की कोशिश की गई है। दिस कम्युनिटी एग्जिस्टेड एट सेपरेट नेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट लास्ट हैड वैलेंस इन रन टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये इस करिकुलम का मानना है, जो कि गलत है। एक तरह से डिवीजन का यहाँ पे यूज किया गया है। इट प्रेजेंट्स हिस्ट्री ऑफ ओनली नॉर्दर्न इंडिया, जैसे हमने कहा यहाँ पर कि साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया को हटा दिया गया करिकुलम में। तो ये एक लक्ष्य है इसमें कि इसको आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया का दिखाना चाहिए था हिस्ट्री। तो ये इग्नोर्स रिच वर्क इन रीजनल हिस्ट्री। तो रीजनल हिस्ट्री जो है बेसिकली गुजरात का होगा, मालवा, बंगाल रीजन का, राजपूताना का, उड़ीसा का, पेनिनसुलर इंडिया का, इस सबको इसमें हटा दिया गया है। कि चौथा बता सकते हैं इसमें कि चौथा इसमें जो फॉल्ट है, लेकिन है इसमें जो कि लिया जाना चाहिए। इसके अलावा डू नॉट कंटेन ए सिंगल, उसके बाद जो ऐसे होता है किसी भी आप किताब को पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट होता है करिकुलम, उसमें कुछ रेफरेंसेस दिए जाते हैं कि आप इन किताबों को और पढ़ें ज्यादा जानकारी के लिए। तो इसमें जो बेसिकली क्या है, डू नॉट कंटेन सिंगल रेफरेंस टू प्राइमरी आर्काइव्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग्स, इसमें कोई ऐसा रेफरेंस नहीं दिया गया है। फर्दर सजेस्टेड रीडिंग, जो इसमें जैसे मैंने बताया सजेस्टेड रीडिंग जो होता है, आर डिवाइड ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो इसमें सजेस्ट नहीं किए गए हैं पढ़ने के लिए। इससे क्या होगा कि रीडिंग जो है आप जो स्टूडेंट है वो बेसिकली ज़्यादा किताब नहीं पढ़ेंगे, जो सजेस्टेड रीडिंग होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा किताबों को पढ़ सके, अलग अलग व्यू पॉइंट्स के, और अपना एक अलग व्यू बना सके। ये जैसे डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए स्टूडेंट को बेसिकली डाइवर्जेंट ओपिनियन को पढ़ना जरूरी है। अलग अलग ओपिनियंस को आप पढ़ेंगे तभी आपका जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल हो पाएगा। आप चार व्यू को पढ़ेंगे तभी आपका अपना एक व्यू बन पाएगा। इसमें ये चीज हटा दी गई है, बेसिकली सजेस्टेड रीडिंग में कुछ रखा ही नहीं गया वैसे रीडिंग्स को, इंपॉर्टेंट किताब्स को। तो ये आपका पांचवा पॉइंट है इसमें।
कि आप उसको एक डायरेक्शन में ही सोचने को मजबूर कर रहे हैं स्टूडेंट को, आप उसको अलग व्यू पॉइंट्स व्यूज जो है उसको नहीं दे रहे हैं। द करिकुलम ओमिट सम ऑफ द फाइनेस्ट राइटिंग इन, बहुत सारे इंडियन हिस्ट्री का जो राइटिंग्स है उसको हटा दिया गया है इसमें। ज़्यादातर इंडोलॉजिस्ट के का जो है ना वो काम को, जो वर्क है, राइटिंग्स है, किताबें हैं, उसको इसमें इंक्लूड की गई है। सिक्स टू कटल रिसोर्सेज बेस अवेलेबल टू देम, तो जैसे कि राइटिंग आपने बहुत सारा सजेस्टेड रीडिंग जो हटा दिया गया, तो रिसोर्स बेस आपने कम कर दिया स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए। This curriculum with colonial underpinning inadequate in preparing students for 21st century. New modes of thinking about big data, digital mapping, visualization, critical study of environment, health and society are all missing from the curriculum. तो ये सारा कुछ जो है जो 21st सेंचुरी को स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए वो सारा कुछ इसमें मिसिंग है। जैसे कि आपका हो गया क्लाइमेट से क्या रिलेशन है उसका, डिजिटल मैपिंग होनी चाहिए, विजुलाइज कर पाए वो कैसे कोई एम्पायर आया, कितना बड़ा एम्पायर था उसका, कहाँ कहाँ तक उसका पहुंच था, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस कहते हैं, हेल्थ सोसाइटी के बारे में, वो सब चीज़ इसमें नहीं रखी गई है। तो बेसिकली जो लिमिटेड और नैरो है इस लोगों का अंडरस्टैंडिंग, जो स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग है वो नैरो किया जा रहा है इसमें, यही इसमें डिफेक्ट बताया गया है। तो ये आपका ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिकली आप जो स्टडी है या एजुकेशन सिस्टम है उसको आप में उसमें आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि क्या क्या हमें नोट करने की जरूरत नहीं है करिकुलम में, किसी भी करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड करने की, क्या क्या एक्सक्लूड करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। ये बेसिकली आईआईएम बैंगलोर के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कैसे आईआईएम बैंगलोर जो है इंक्लूसिविटी पे ध्यान दे रहा है, कैसे उसको फॉलो कर रहा है। तो पहला इन्होंने बताया डिजेबल का, डिजेबल को कैसे या डिफरेंटली एबल को कैसे उन्होंने इंक्लूड किया है, अपना इंक्लूसिविटी दिया है। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आईआईएम बी जो है सेटअप डेडिकेटेड ऑफिस ऑफ डिजेबिलिटी सर्विसेज टू एक्ट एज ए नोडल सपोर्ट पॉइंट। इन्होंने एक डेडिकेटेड ऑफिस बनाया था डिजेबिलिटी सर्विस के का, जो कि वैसे स्टूडेंट को, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट को जो है हेल्प कर सके एकोमोडेशन दिलाने में या बाकी उनकी जो सेपरेट जो नीड्स है उसको कैटर कर सके। जैसे कि इन्होंने और बताया इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है। इंक्लूसिविटी मतलब होता है कि जो कन्वेंशनल नोशन है उसको आप चेंज करें। जैसे कि आपका मान लीजिए कोई विजुअल इम्पेयर स्टूडेंट है जिसको दिखाई नहीं देता इतने अच्छे से, वो पढ़ नहीं सकता है, तो उसको अगर आप ग्राफ के पेपर देंगे, पेपर में एग्जाम पेपर में आप ग्राफ पे उस पर सवाल पूछेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अनफेयर इवेल्युएशन होते से हो जाता है। इन सब चीज़ों पे भी इसमें ध्यान दिया गया है, आईआईएम बैंगलोर ने ध्यान दिया है, सेंसिटाइज किया है अपने स्टाफ को, फैकल्टी को, कि वैसे वो एग्जामिनेशन इवेल्युएशन जो रखें वो वैसे रखें जो कि सभी डिजेबल्ड को भी और बाकी लोगों को भी ध्यान में रखे हुए ही आपको पेपर को डिजाइन करना है। तो ये सब चीजें अप्रोच जो है आप इन जनरल लिख सकते हैं किसी भी आंसर में कि क्या क्या जो है इक्विटी के लिए, मतलब कि इंक्लूसिविटी के लिए या डिफरेंटली एबल्ड के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को देखने की जरूरत है। एक तो हो गया सेपरेट, आप है ना नोडल पॉइंट बनाइए, मान लीजिए डिजेबल्ड हो गया आपका, या आपका जो कम्युनिटीज हो गया CST के लिए, वो आपको करने की जरूरत है। दूसरा आपको देखना है कि इवेल्युएशन जो आप कर रहे हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन इवेल्युएशन हो या कैसा भी इवेल्युएशन हो, वो उस स्टूडेंट को भी सूट करना चाहिए। तो ये सब चीजें आप जनरल आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बाकी जो एक है कि बाकी जो कम्युनिटी है उनके लिए भी उन्होंने किया है आईआईएम बैंगलोर ने, जैसे SC ST OBC का फैकल्टी के लिए। तो फैकल्टी के लिए क्योंकि शॉर्टेज है वहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का, तो इन्होंने क्या किया बेसिकली डॉक्टरल के, ताकि वो जो स्टूडेंट है बेसिकली वो SC ST कम्युनिटी के, वो डॉक्टरल PhD करने को और इच्छुक हो, उनको मोटिवेट किया जाए, इसके लिए इन्होंने NS रामास्वामी प्री डॉक्टरल प्रोग्राम लॉन्च किया 2019 में, जो कि 10 कैंडिडेट फ्रॉम अंडर प्रिविलेज जो कैटेगरीज है SC ST या OBCs के, उनको हर साल लेता है और उनको हेल्प करता है प्रिपेयर कराने में डॉक्टरल स्टडीज के लिए। तो ये इन्होंने एक स्टेप लिया है ताकि ऐसे लोग और ट्रेन हो सके और बाद में इनको फैकल्टी के रूप पे इनरोल किया जा सके। तो ये मोटिवेशन के लिए कि उनको और स्कॉलरशिप दे करके डॉक्टरल, ताकि वो डॉक्टर की पढ़ाई PhD की पढ़ाई कर सके और बाद में जाकर हाई स्टडी करेंगे तो वो फैकल्टी के रूप में क्वालिफाई हो पाएंगे। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है ये बेसिक डाटा पॉइंट है मजल्ड मीडिया। ये जो है आपका यूके बेस्ड मैगजीन जो है प्रेस गैजेट्स, इन्होंने मीडिया फ्रीडम, इन्होंने एक इंडेक्स निकाला है, कैसे देखा है मीडिया फ्रीडम अलग अलग देश में कैसी है। मीडिया फ्रीडम हेल्थ चेक इन्होंने पब्लिश किया 2021 में। इसमें जो बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इन्होंने किसी देश को इवेल्युएट किया है या मीडिया को इवेल्युएट किया उस देश की। एक है प्लुरलिज्म इंडिपेंडेंस पहला, दूसरा इंडिकेटर सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट कैसा है वहां पर, और तीसरा अदर प्रेस फ्रीडम इंडाइसेस जो है उसको इन्होंने देखा है। तो इसमें बेसिकली पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं, बेसिकली इसमें कलरिंग किया गया है।
एक है ग्रीन कलर, अगर अच्छा है तो ग्रीन दिया गया उस एरिया में, इस कैटेगरी में। मान लीजिए 3 कैटेगरी है, किसी कैटेगरी में आपका अच्छा है तो उसको ग्रीन दे दिया गया। एम्बर मतलब अगर कुछ एरिया ऑफ कंसर्न है उस कैटेगरी में। और तीसरा है रेड, अगर क्रिटिकल इश्यूज है वहां पर, उस कैटेगरी में क्रिटिकल इश्यूज है तो आपको रेड दिया जाएगा, रेड कलर से आपको मार्क किया जाएगा। तो फाइनल असेसमेंट जो है वो कलर के बेसिस पे होगा। अगर लेकिन किसी भी एक कैटेगरी में आपको, इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में आपको रेड मिल गया है तो आपका जो रैंकिंग होगा वो रेड होगा, फाइनल रैंकिंग। तो यहाँ पे इंडिया का आप देख सकते हैं रेड कैटेगरी में रखा गया है। इसका बेसिकली जो यहाँ पे प्लुरलिज्म और इंडिपेंडेंस रेटिंग में इंडिया को एम्बर मिला है कैटेगरी, ग्रीन ग्रीन किसी में नहीं मिला है, बाकी दोनों में इसको रेड मिला है। तो ओवरऑल रेटिंग जो इंडिया का रेड है। तो ये बाकी कंट्रीज का आप देख सकते हैं ऑल ओवर द ग्लोब, कौन कौन सी रेड है, कुछ ग्रीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ एम्बर है। तो ये बेसिकली कलर डिफरेंशियल है अलग अलग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट भी हमने थोड़ा दिन पहले देखा था, उसमें 142 इंडिया को रैंक किया गया था। तो ये सब इंडेक्सेस को भी बेसिकली प्रेस फ्रीडम का कुछ क्वेश्चन है, आपका जर्नलिज्म का क्वेश्चन है, तो उसमें आप इनको इन रैंकिंग को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है, यूके वेरिएंट नॉट मोर कंटेजियस। ये स्टडी की गई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने। तो उन्होंने पाया कि जो यूके वेरिएंट है B1.1.7 जो है, ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल नहीं है जैसा कि कहा जा रहा था देन अदर वेरिएंट जो इंडिया में ऑलरेडी कॉमन है। तो ये अभी तक इन्होंने रिव्यू किया है बेसिकली, इसको अभी पीओ रिव्यू होगा, दूसरे इंस्टीट्यूट रिव्यू करेंगे, उसके बाद इस पे फाइनल जो है कमेंट आएगा। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है, शिप दैट ब्लॉक स्वेज कैनाल फाइनली फ्री। तो ये जो एवर गिवन शिप थी जो अभी आप कुछ दिनों से न्यूज में देख रहे थे, स्वेज कैनाल को ब्लॉक कर दिया था इन्होंने, जिसके कारण जो है स्वेज कैनाल में ट्रैफिक नहीं जा आ पा रही थी, उसको कल फिर से फ्लोट कर दिया गया। ये आप शिप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे से टेढ़ा होकर ब्लॉक हो गया था, स्वेज कैनाल पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था, तो वो अब है ना ठीक हो गया, उसको फ्लोट करा दिया गया है। तो अदरवाइज ये क्या होता कि बेसिकली अगर ये ब्लॉक रहता तो बहुत सारे शिप्स, जो कुछ शिप्स ने अल्टरनेट जो लंबा रूट है उसको भी लिया, जैसे जो है कि केप ऑफ गुड होप का जो अफ्रीका जो है, ये पूरा आपका अफ्रीका जो है, इसका आपको पूरा कवर करके जाना होगा। स्वेज कैनाल से क्या था, आप यहाँ से निकल जाते थे, इससे आपको पूरा साउथ अफ्रीका को कवर करके जाना होगा, क्योंकि 5,000 किलोमीटर का लंबा टूर है। इससे इस स्वेज कैनाल से अगर आप कंपेयर करें तो आपको 5,000 किलोमीटर ज़्यादा और ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन फ्यूल में लगेगा, और बस अलग कॉस्ट जो है आपका मैन पावर का जो वो आपको अलग वियर एंड टियर होगा। तो अभी ये ठीक हो गया, स्वेज कैनाल में फ्लोट हो गया, अब शायद शिप मूवमेंट नॉर्मल हो जाए। तो स्वेज कैनाल काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं, तो ये जो है बेसिकली सी लेवल वाटर वे है, इजिप्ट से पास होता है बेसिकली। ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है एक तरह से थ्रू इथिथमस ऑफ स्वेज। ये जो स्वेज कैनाल है, ये इसको बेसिकली ओन और मेंटेन जो है स्वेज कैनाल अथॉरिटी करती है, इजिप्ट की जो अथॉरिटी है, टोल भी ये कलेक्ट करती है। इसका इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट रूट देता है इंडियन ओशियन और नॉर्थ अटलांटिक को कनेक्ट करने का। तो अदरवाइज आपको जो है पूरा अफ्रीका जो है कवर करके नीचे साउथ अफ्रीका को होकर आपको जाना होगा, जो कि काफी लंबा रूट होगा, काफी किलोमीटर में बताया 5,000 किलोमीटर आपको तकरीबन एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ सकता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्दर्न टर्मिनस ऑफ पोर्ट सेड और टू द साउदर्न टर्मिनस ऑफ पोर्ट टेफिक इन द सिटी ऑफ स्वेज। तो ये बेसिकली स्वेज कैनाल का है, ये मैप है जिसको आप समझने में आसानी होगी। ये पोर्ट सेड है, ये मेडिटेरियन सी हो गया आपका, इसको कनेक्ट करता है पोर्ट तेवीब को। ये पूरा स्वेज कैनाल है, नैरो कैनाल है, जिससे कि शिप्स जो है जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली वो स्टक कर गया था यहाँ पे, ये शिप गेट बिटर लेक में जो अभी हमने देखा बड़ा सा शिप जो था, ये स्वेज कैनाल है पोर्ट स्टेट का, गल्फ ऑफ स्वेज हो गया। ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे रेड सी को कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है वो है वीजा टू अलाउ पेमेंट्स यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। तो ये बेसिकली वीजा ने क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करना अलाउ किया है। वो क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, यूएसडी कॉइन। इसको आप यूज करके वीजा का पेमेंट कर सकते हैं। कुछ देशों में इन्होंने अलाउ किया, अभी पूरी तरह से अलाउ नहीं है, कुछ प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं। तो यूएसडी कॉइन जो है एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है, जो कि बेसिकली यूएस डॉलर से लिंक है, यूएस डॉलर से मूव करता है, उस हिसाब से ये भी मूव करती है। तो क्रिप्टो करेंसी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसको लेकर मेरा अलग से वीडियो है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी पे, बिटकॉइन पे, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ लिंक मैं कार्ड पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप उस लिंक को देख सकते हैं, या उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको अच्छा लगा, जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मेरा अलग और भी वीडियो है एनसीईआरटी पे,
एनसीईआरटी पे वीडियो है, इकोनॉमी पे वीडियो है, पॉलिटी पे वीडियो है, जिसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको और कुछ इस पे जानना हो आज के हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।